चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ है, एक जहाज़ से लेकर के है जिसका काम है एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलिंग करना। लंबे टाइम के लिए गश्त लगाता है। शॉर्टकट में इसका नाम रखा गया है MPRA। तो कहा जाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के ये जो समुद्री पेट्रोल टोही विमान है, मैरी टाइम पेट्रोलिंग व्हीकल है ये, जिसको शॉर्टकट में MPRA कहते हैं, दोनों ने मिलकर इसका संचालन किया है। भारत की नेवी का P8I समुद्री पेट्रोलिंग व्हीकल और टोही विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन जगह में पहुंच गया है। अब ये विमान और उसको चलाने वाले लोग डार्विन में एक संचालन को अंजाम देने वाले हैं। इस दौरान क्या है, भारतीय नौसेना की समुद्री पेट्रोल स्क्वाड्रन अल्बाट्रॉस का दल रहेगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के 92 विंग के अपने समकक्ष संचालन करने वाले लोग रहेंगे और ये आपस में संचालन करेंगे। दोनों देशों की P8 विमान समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। पनडुब्बी रोधी युद्ध करना है। सतह निगरानी के लिए एक साथ अभ्यास ये करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में समुद्र द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के माध्यम से दो देशों के बीच, ठीक है, वार्तालाप हो रही है। अंतर संचालन इससे बढ़ रहा है और जो हमारे मित्रवत संबंध हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। P8 विमान ने अपनी लंबी दूरी की पहुंच के साथ साथ मालाबार AUSINDIX श्रृंखला अभ्यासों के दौरान संयुक्त रूप से संचालन करते हुए अपनी क्षमता का बढ़िया प्रदर्शन किया है। और संचालन की जो प्रक्रिया है, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बताया जा रहा है इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समुद्र वाला जल क्षेत्र है, दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित वाला क्षेत्र है और ये हिंद महासागर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सामरिक हितों को साझा करते हैं और इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र और मुक्त भारत प्रशांत क्षेत्र और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी वो हमारी थी P8I समुद्री पेट्रोल जहाज से रिलेटेड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये रिलेटेड है। शाह का कहना है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसको कराने का काम कौन करेगा? पोल बॉडी करेगी। यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह। इन्होंने ट्यूसडे के दिन कहा है दैट इलेक्शंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी हेल्ड इन ए डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। लोकतांत्रिक रूप से और पारदर्शी तरीके से इनके चुनाव होने चाहिए और सजेस्ट किया है कि एक बॉडी की ज़रूरत है ऑन द लाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी फॉर्म टू कंडक्ट द पोल्स। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनाव कराता है, उसी प्रकार से इनका भी चुनाव होना चाहिए। मिस्टर शाह का कहना है कई सारी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रजिस्टर्ड नहीं हैं फॉर पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। एंड देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनका जो कामकाज है, सैलरी है, कितना ब्याज दे रही हैं, ले रही हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हम इनको कैसे करके पकड़ मजबूत कर पाएंगे इनमें। ही वॉज इनाग्रेटिंग द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। आगे बताया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू ब्रिंग इन मॉडल बायलॉज टू गवर्न अराउंड 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो 63,000 जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इनको अपने मुट्ठी में पकड़ में रखना चाहती सरकार। एंड वाज फार्मुलेटिंग ए नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स। अब इसके लिए सरकार चाहती है कि नेशनल लेवल की पॉलिसी का निर्माण किया जाए। इसके बाद वाली नेक्स्ट न्यूज़ है यूजीसी से रिलेटेड। यूजीसी अलाउ करेगी
अब एक साथ में आप 2 डिग्री में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये लोग जल्दी ही ठीक है इस बात के पात्र हो जाएंगे कि वो 2 डिग्री को एक साथ में इनरोलमेंट ले सकते। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेयरमैन हैं एम जगदेश कुमार, इन्होंने कहा है ट्यूसडे के दिन कि जो नया सिस्टम है ये फोर्स में आ जाएगा ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23, और जो गाइडलाइन है इसको इशू कर दिया जाएगा वेडनेसडे के दिन। और आगे बताया जा रहा है ये जो यूनिवर्सिटी हैं इनके पास में ऑप्शन रहेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू प्रोवाइड सच ए स्कीम। अब उनके ऊपर है कि वो ये स्कीम देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है हमारी रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ठीक है, खुदरा वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, कंज्यूमर लेवल पर वस्तुओं के दाम में जो वृद्धि हो रही है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। रिटेल इन्फ्लेशन नियर 7%, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7% में पहुँच गई है, क्योंकि फूड के जो प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को हमको मिली है। रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड शार्पली टू 6.95% इन मार्च, द फास्टेस्ट पेस ऑफ प्राइस गेन्स इन ऑलमोस्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। एंड ए हाफ एंड मार्क द थर्ड स्ट्रेट मंथ व्हेन इन्फ्लेशन एक्सीडेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6%। आरबीआई का कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन है 6% रहना चाहिए, लेकिन महंगाई की दर इसको भी पार कर गई। ए सर्ज इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन विच क्विकंड टू 7.68%, पहले थी 5.85%। फरवरी का ये डाटा दिया है। कंबाइंड विथ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड प्रोड्यूसर पासिंग ऑन हायर कमोडिटी प्राइस and input cost to consumer across goods and service to drive overall consumer price index। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर बात बताई जाती है और भी आगे। कोऑपरेट्स एंड इंडस्ट्रीज में ब्रिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री। कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो इंडस्ट्री रहती हैं वो हमारे देश में डेवलपमेंट लाती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव इज़ ओनली मॉडल दैट कैन हेल्प इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू 80 करोड़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपुल इन द कंट्री। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं ये अपने लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को। द कोऑपरेटिव्स आर ए सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन मैनी स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। एंड सम ऑफ दीज केस रिच कोऑपरेटिव्स आर कंट्रोल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज। उनका कहना है कि जो मजबूत या फिर जो रिच कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इनको अपोजिशन पार्टी हैंडल कर रही है, सच एज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई एंड कांग्रेस। आउट ऑफ टोटल 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, लगभग 1.7 लाख यूनिट आर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उनमें से लगभग 2 लाख यूनिट ऐसी हैं जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हैं, एंड रिमेनिंग 6.8 लाख आर नॉन क्रेडिट यूनिट्स। Allaying apprehensions, he said, Center does not intend to interfere in function of state cooperatives, but it will endeavor to bring uniformity in state laws through dialogue and coordination। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के नियम कानूनों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, एक रूपता लाना चाहते हैं। राज्य सरकारों से हम बातचीत करेंगे और कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। यूजीसी वाला जो 2 डिग्री वाली जो न्यूज़ हम देख रहे थे वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जो स्टूडेंट हैं कैन 10 परस्यू 2 ऑफलाइन प्रोग्राम्स, अब वो 2 ऑफलाइन मोड में प्रोग्राम एक साथ परस्यू कर सकते हैं एक ही यूनिवर्सिटी से, या फिर 2
या फिर चूज एन ऑफलाइन प्रोग्राम विथ आइदर एन ऑनलाइन और एन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऐसा भी हो सकता है, देखो एक रहेगा ऑनलाइन या फिर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक हो सकता है। द गाइडलाइंस विल ओनली बी एप्लीकेबल टू लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम। गाइडलाइन किन पर एप्लीकेबल हैं? लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम में, इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम। एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम विल नॉट फॉल अंडर दिस स्कीम। दो चीज़ इसमें शामिल नहीं है, एमफिल और पीएचडी। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कोर्स एज वेल एज एडमिशन पॉलिसीज विल बी डिटरमाइंड बाई ईच यूनिवर्सिटी। आगे बताया जा रहा है, ठीक है, योग्यता के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा अलग अलग कोर्स के लिए, इसके साथ साथ में एडमिशन की क्या पॉलिसी रहेगी, ये सब डिटरमाइन कौन करेगा? यूनिवर्सिटी। Once the guidelines are made public, the UGC will inform educational institute of the decision, which will have to then approach their statutory bodies that will bring out the academic ordinance to implement the guideline. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड कुछ पैक्ट अभी हुए हैं, बातचीत हुई है, उसको लेकर के 2+2 की ये वार्ता हुई है। तो क्या क्या बातें इसमें सामने आई हैं, इसको हम देख लेते हैं। ऑन द डिफेंस साइड, द कंट्रीज अनाउंस्ड सेवरल मेजर्स एट इन्हेंसिंग कोऑपरेशन। तो ट्रेड में कोऑपरेशन बढ़ाने की यहाँ पर बात करी जाती है, इसमें इंक्लूड है इंडिया ये ज्वाइन करेगा बहरीन बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, CMF को इंडिया ज्वाइन करेगा एज एन एसोसिएट पार्टनर। एसोसिएट पार्टनर के रूप में इंडिया भी इसको ज्वाइन कर लेगा। आगे बताया जा रहा है, ऑब्वियसली ए गुड पार्ट ऑफ माई मीटिंग विद सेक्रेटरी ब्लिंकन इन मॉर्निंग वेंट टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन दैट हैज़ मैनी रेमिफिकेशंस। यूक्रेन की भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, इंडिया और अमेरिका इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर टू फर्दर कोऑपरेशन इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में आगे की तरफ जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको साइन किया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी लिलॉयड ऑस्टिन का कहना है, द टू साइड्स हैड डिस्कस्ड डीपनिंग कोऑपरेशन नॉट जस्ट इन आउटर स्पेस बट आल्सो साइबर स्पेस in order to develop capability in both war fighting domains. नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि इंडिया की सोलर कैपेसिटी को यहाँ पर बताने का कोशिश किया जाता है। इंडिया लाइकली टू मिस ईयर सोलर कैपेसिटी टारगेट। एक साल में हमने जो टारगेट निर्धारित करके रखे थे कि हम इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे इस साल। Report cities inadequate uptake of rooftop solar as among the reason for the shortfall। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कमी गई है वो है रूफटॉप सोलर की। रूफटॉप सोलर सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रक्चर है या फिर किसी का घर है, तो यहाँ पर इस प्रकार के पैनल स्थापित किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। तो सबसे पीछे हम रहे हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम में। इंडिया इज़ लाइकली टू मिस इट्स 2022 टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। 2022 में हम 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी जनरेट करेंगे, ये टारगेट हमने 2022 का रखे थे। लार्जली ड्यू टू इनएडिक्वेट अपटेक ऑफ रूफटॉप सोलर। सबसे ज़्यादा जो अपटेक है अपर्याप्त रहा है रूफटॉप सोलर का। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय JMK रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA ने ये अध्ययन किया है। एज ऑफ दिसंबर 2022 इंडिया की क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी थी 55 गीगावाट।
with grid connect utility scale project making up 77% of the total and the rest from grid connected rooftop solar रहा 20% और मिनी और माइक्रो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट रहा 3%। विथ जस्ट 8 मंथ्स ऑफ 2022 रिमेनिंग, 8 महीने बचे हैं 2022 के, ओनली अबाउट 50% ऑफ द 100 गीगावाट टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ 60 गीगावाट ऑफ यूटिलिटी स्केल। 100 गीगावाट का जो टारगेट था उसका 50% ही हम कर पाए हैं। यूटिलिटी स्केल रहा 60 गीगावाट का और 40 गीगावाट रहा रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी हैज़ बीन मेड। कैपेसिटी एडिशन की बात करी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 19 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन 2022। 19 गीगावाट अभी 2022 में और ऐड हो जाएगा। 15.8 गीगावाट फ्रॉम यूटिलिटी स्केल रहेगा और 3.5 गीगावाट रहेगा रूफ टॉप सोलर से। बताया जा रहा है इवन विद दिस कैपेसिटी एडिशन अबाउट 27% ऑफ इंडियाज 100 गीगावाट सोलर टारगेट वुड बी अनमेट। अब एडिशन भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है, अबाउट 27% ऑफ इंडियाज 100 गीगावाट टारगेट वुड बी अनमेट। इतना यदि ऐड भी कर देंगे तो 27% हिस्सा अभी भी बच जाएगा। द एनालाइज प्रोजेक्ट्स ए 25 गीगावाट शॉर्टफॉल इन 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर टारगेट। रूफटॉप का भी हमने रखे थे टारगेट 40 गीगावाट का, कंपेयर टू जस्ट 1.8 गीगावाट इन द यूटिलिटी स्केल सोलर टारगेट बाई दिसंबर 2022। आगे बताया जा रहा है यूटिलिटी स्केल सोलर कैपेसिटी एडिशन इज ऑन ट्रैक। यूटिलिटी स्केल की जो सोलर कैपेसिटी है उसमें हम एडिशन ला रहे हैं, अभी वो कंटिन्यू है। इंडिया इज सेट टू अचीव नियरली 97% ऑफ इट्स 60 गीगावाट टारगेट। 60 गीगावाट टारगेट जो रखे हैं हम, उसका 97% हिस्सा हम अचीव करने वाले हैं। दिस मेक्स इट्स इम्परेटिव टू हैव ए मोर कंसर्न एफोर्ट टुवर्ड एक्सपांडिंग रूफ टॉप सोलर। चैलेंजेस की बात यहाँ की जाती है, मैनी चैलेंजेस फैक्टर्स इम्पेंडिंग रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ऐसे फैक्टर जो कि डिले कर रहे हैं रूफ टॉप सोलर में इंस्टॉलेशन को, उसमें इंक्लूड है पेंडेमिक इंड्यूस्ड सप्लाई चेन डिसरप्शन टू पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहली तो बात आ जाती है कोरोना की, इसके बाद रेगुलेटरी रोड ब्लॉक को लेकर के आती है, नेट मीटरिंग लिमिट है, द ट्विन बर्डन्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड सेल्स एंड मॉड्यूल्स एंड इश्यूज विद अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। आगे अनसाइंड पावर सप्लाई एग्रीमेंट है और बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन भी हैं, फाइनेंशियल इशू है। इसके अलावा डिले इन और रिजेक्शन ऑफ ओपन एक्सेस अप्रूवल ग्रांट में एंड द अनप्रिडेक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर ओपन एक्सेस चार्ज। ये सारे रीजन यहाँ बताए गए हैं कि क्यों आखिर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाया। आगे बताया जा रहा है द एंटिसिपेटेड 27 गीगावाट शॉर्टफॉल फ्रॉम 2022 सोलर टारगेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए string of challenges which are showing overall progress on renewable energy target।